विद्यार्थियों, एक जिले में और आपका रसायन विज्ञान का पेपर हुआ है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। ये एक बच्चे ने भेजा है, आप भी अपने जिले का पेपर भेज सकते हैं। हमने बहुत सारे पेपर्स आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, फटाफट उनको देख करके अपने आप को तैयार करिए। आपके जिले में कोई भी पेपर में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है या पेपर भी आ सकता है। H2SO4 का अणु भार 98 है, इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करो। सभी को पता है तुल्यांकी भार जो होता है वो होता है आपका अणु भार, ठीक है, बटे में आपका क्षारकता, ठीक है, यही होता है। तो अणु भार कितना दिया है, 98, ठीक है। और H2SO4 का जो क्षारकता होती है वो 2 होती है, 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 49। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 49, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अवोगार्दो का नियम क्या है? तो अवोगार्दो का नियम क्या कहता है कि जब ताप और दाब, एक ही ताप और एक ही दाब पर जितने भी गैस हैं उनके समान आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है। बस अवोगार्दो नियम यही कहता है कि एक ही ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो है समान होती है, सेम होती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। परमाणु क्रमांक 24 और 29 वाले तत्वों के नाम और इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिखने हैं। 24 वाला जो है आपका क्या होता है, आपको सभी को पता होगा, क्रोमियम होता है, ठीक है, Cr से व्यक्त करते हैं। और 29 वाला क्या होता है, कॉपर होता है, Cu से व्यक्त करते हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से लिख सकते हैं। क्रोमियम का सबसे पहले अगर हम लिखना चाहें तो Cr का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको अच्छी तरह से पता है, यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, अगेन जो है आपका क्या हो जाएगा, 3s2 के बाद में आता है 3p6 3d5, और देन आपका आ जाएगा 4s1, ठीक है ना, यही होगा। और कॉपर का क्या हो जाएगा, Cu का हो जाएगा हमारा आपका 1s2 2s2 2p6 और देन 3s2, उसके बाद हमारा आता है आपका 3p6, है ना, और फिर 3d10, इसमें आपका एक अपशेषण और आपका 4s1। तो इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। एक नंबर में बहुत बकवास चीज़ें पूछ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में ऋणात्मक चिन्ह क्यों लगाया जाता है? तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि परमाणु की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि जो है ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से जो है, सेंटर में नाभिक जो है आपका, वहाँ से उससे बंधा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्जेस है। और ये अगर किसी भी कक्षा में है, किसी भी कक्षा में किसी भी ऑर्बिट में आप छोड़ते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट से इस इलेक्ट्रॉन की दूरी अनंत है। आप बोलोगे इतनी सी छोटी सी जगह अनंत क्यों है? जैसे कि आपके लिए सपोज करिए 2 किलोमीटर चलना अनंत नहीं है, लेकिन अगर एक चींटी हो, ठीक है, अगर आपके पास में कोई चींटी है, ठीक है, चींटी है, और उसको 2 किलोमीटर चलना है, तो 2 किलोमीटर उसके लिए अनंत है, क्योंकि उसके हिसाब से वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है। चींटी के कदम बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, आपके कदम बड़े बड़े हैं, 1 1 मीटर के कदम है आपके। तो यही चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अनंत क्या होता है। कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनंत अनंत क्या होता है। अनंत अनंत सबके लिए अलग होता है, हमारे लिए अलग है, एक कार के लिए अलग अनंत होता है, एक दूसरे के लिए अनंत का मतलब हो गया कि उसके लिए वो चीज़ दूर है। तो यहाँ पे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत पास है, ये रहा, ये अनंत कहाँ पे है, ये तो बिल्कुल पास है। लेकिन इस कोष्टक के हिसाब से इस में बहुत जो छोटा सा नाभिक है, कहाँ है आपको दिखाई नहीं देता, आंखों से देख नहीं पाते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम आंखों से देख नहीं पाते हैं, तो इनके लिए अनंत ही है। तो यहाँ से जो है ये क्या बताता है कि ये ऋणात्मक ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है उतना जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतनी ही मजबूती से जुड़ जाता है, बंध जाता है। इसीलिए जो है हम इलेक्ट्रॉन को जो है ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। उसके बाद में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया आधुनिक आवर्त नियम आपको लिखनी है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है आपको अच्छी तरह से पता होगा, और आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जितने पेपर मैंने डाले हैं मैंने आपको बताया है कि 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इसमें हर जगह पे अलग अलग पेपर आते हैं, अलग अलग पेपर आते हैं। लेकिन इन अलग अलग पेपरों में से क्या है एक चीज़ कॉमन, कि इसमें से प्रश्न जो है आपसे हर जिले में पूछे जाते हैं, ठीक है। और कई जिलों में तो सेम पेपर भी उठा के दे दिया जाता है, अगर उसको एग्जामिनर ने नहीं बनाया है पेपर, या मिस हो गया या कम हो गए हैं, तो कुछ इस तरह से भी किया जाता है, ठीक है। तो आवर्त सारणी का जो आधुनिक नियम है, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है कि यह जो है रासायनिक तत्वों की एक तालिका है जो परमाणु संख्या के क्रम पर जो है व्यवस्थित की गई है। और जो है यहाँ पर आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण धर्म जो है उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। यह है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्लियर हुआ?
दोबारा बोल दूं, जो है तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म जो है उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? सिंपल सी बात है, संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया? आदर्श गैस समीकरण आपको लिखना, पृष्ठ तनाव को परिभाषित करना। पृष्ठ तनाव क्या होता है? इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि आपका जो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को जो है पृष्ठ तनाव कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा जो है हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, इतना सिंपल डेफिनेशन देना है, क्योंकि एक एक नंबर के नंबर जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो है आदर्श गैस समीकरण लिखना है, तो आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल्स टू nRT आपको बताया है। दूसरे वीडियो में मैंने आपको एक जिले का दूसरे जिले का केमिस्ट्री का पेपर आया था, उसमें PV इक्वल्स टू nRT का मैंने समीकरण भी सॉल्व करवाया है और आपको बताया भी है। इसके बारे में कभी कभी इसको प्रूव करने का भी बोला गया था, तो उसमें भी प्रूव करवाया था, इसको PV इक्वल्स टू nRT को प्रूव करवाया गया था। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सॉलिड फॉर्म में जब हो जाता है तो इसी को हम शुष्क बर्फ कहते हैं ना। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना आपका, कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को जो है सामान्य नाम जो है शुष्क बर्फ है। तो CO2 का ठोस रूप सॉलिड जो होता है ना, CO2 सॉलिड अवस्था में शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहलाता है। इसका टेम्परेचर जो होता है माइनस में होता है और बहुत ज़्यादा माइनस में होता है, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट तो वैल्यू याद नहीं है लेकिन फिर भी माइनस जो है 150 190 के आसपास होता है, -190 डिग्री CO2। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर दें तो वो ड्राई आइस बन जाएगा। NH+4 में नाइट्रोजन परमाणु का फॉर्मल आवेश जो है आपको ज्ञात करना है। सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, आप जानते हैं, N आपका बीच में आ जाएगा और यहाँ पर जो है आपका हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, इधर से भी आपका हाइड्रोजन है, ऊपर भी आपका हाइड्रोजन है और नीचे भी आपका हाइड्रोजन है। इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होता है NH4+ का। अब इसमें हाइड्रोजन का जो हम निकालें फॉर्मल चार्ज होता क्या है? देखो फॉर्मल चार्ज को हम लिखते कैसे हैं? तो फॉर्मल चार्ज शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फॉर्मल चार्ज जो होता है ये होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, WeVe माइनस कर देते हैं हम इसमें से अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, साथ में माइनस करते हैं हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आधा ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर जो है आपका FC यानी कि फॉर्मल चार्ज जो होगा, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हम बात कर रहे हैं वे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की पहले बात करते हैं। हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपका 1, ठीक है, इसमें से आप जो है क्या माइनस कर रहे हैं? अनबॉन्डेड जो है आपका अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर देख रहे हो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो गया, माइनस में हाफ लगा दीजिए, तो हाफ आपका जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो हाफ बी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, तो हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो है आपका टोटल तो 2 हो गया, इसका हाफ कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि 1 - 1 = 0। तो हाइड्रोजन में तो 0 आ गया। और नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें कितना आ जाएगा? तो नाइट्रोजन में जो है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 5 है, इसमें से आपका जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो तो 0 हैं, और इसके बाद में जो है आपका हाफ तो है ही, और साथ में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो यहाँ पर देखिए 2 है, 2 4 है, 2 6 है और 2 8 है, तो 8 तो इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से काट देते हैं, 2 चौका 8, तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा? +1, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया +1 आ गया इसका जो है आपका नाइट्रोजन परमाणु का फॉर्मल आवेश। अगला जो प्रश्न है आपका 2 अंकों के प्रश्न है, सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं? उदाहरण सहित समझा देना है। किसी गैस के लिए ताप तथा औसत गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कर देना है। समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं, इसको संतुलित कर देना है। इसके बाद निम्न यौगिकों में Mn का ऑक्सीकरण अंक आपको निकाल देना है, ठीक है, सभी में Mn दिया गया है, सभी के ऑक्सीकरण अंक निकालने हैं। जल अपघटन तथा जल योजन में अंतर आपको बता देना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद में है भारी पानी के उपयोग लिखने हैं आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा व ग्रेफाइट की संरचना में आपको अंतर बता देना है। सिलिकॉन का जो है उदाहरण सहित आपको समझा देना है। समवेतता क्या होती है इसको समझा देना है। C5H12 से बनने वाले समीकरण संभव समवायियों की संरचना सूत्र जो है आपको लिखनी है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या है उदाहरण सहित आपको समझा देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है? संक्षिप्त टिप्पणी, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। अभी अभी जो मॉडल पेपर अभी जिस जिले में एक केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसमें भी ये हाइजेनबर्ग वाला अनिश्चितता का सिद्धांत पे नोट्स आया हुआ है। द्रव की दूत
भौत प्रकृति क्या होती है आपको बताना है, और इसके बाद में कारण स्पष्ट कर देना है। बी की आयनन एंथैल्पी बीई से कम होती है, इसका रीज़न क्या है। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया उत्कृष्ट गैसों की बुद्धित ऋणात्मकता शून्य क्यों होती है, और एक्सप्लेन कर देना है Na2CO3 पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, और क्षार धातु में प्रबल अपचायक क्यों होती हैं, और आयुपेक नेम बता देना है आपको इन सभी यौगिकों का। उसके बाद में संस्करण से आप क्या समझते हैं ये बता देना है। sp3 संस्करण को उदाहरण सहित एक्सप्लेन कर देना है। इसके और पार्ट में भी आपसे पूछा गया BH3 पर B पर sp2 संकरण जबकि NH3 पर N पर sp3 संकरण है, इसका रीज़न क्या है। और इसके बाद में आपका जो है यहाँ पे सिग्मा और पाई बंध में जो है अंतर स्पष्ट कर देना है। और इसके बाद में O2 प्लस और O2 माइनस के आबंध को TMOT के चित्र द्वारा जो है इसको आपको बता देना है। और PCl5 में संकरण का प्रकार अणु कक्षक चित्र द्वारा आपको दर्शा देना है। इस तरह का ये पेपर है। आप भी अपना PDF अगर भेजना चाहते हैं तो आप भी इसी तरह से साफ साफ भेज सकते हैं। जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो करवा दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। शेयर करना ना भूलें। प्लेलिस्ट जरूर देखें, ये सामने आ रही है आपके।